हेलो फ्रेंड, स्टडी एजुकेशन पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे लुसेंट टॉप 1000 मोस्ट इंपोर्टेंट जीके जीएस क्वेश्चन विद डिटेल का पार्ट 1 और पार्ट 2 अपलोड कर दिया गया है। जो लोग अभी तक नहीं देखे हैं प्ले लिस्ट से जाकर देख सकते हैं। जो लोग इस चैनल पे नए हैं नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि हमारे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। चलते हैं, आज इसमें हम लोग कितने देखेंगे क्वेश्चन। आज हम लोग इसमें 25 क्वेश्चन देखने वाले हैं। 1 से लेकर 50 क्वेश्चन तक हम लोग पार्ट 2 में देख लिए हैं। आज हम लोग देखेंगे 51 से लेकर 75 क्वेश्चन, 51 से लेकर 75 तक, टोटल 25 क्वेश्चन देखने वाले हैं 51 से 75 तक। चलते हैं 50 क्वेश्चन नंबर 51। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा वेद है? तो ऋग्वेद है। वेद कितने प्रकार का होता है? तो वेद 4 प्रकार का होता है। वेद क्वेश्चन आया कि वेद कितने प्रकार के हैं? तो वेद 4 प्रकार के हैं। कौन कौन से वेद? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। वेद 4 प्रकार के हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। सबसे प्राचीन वेद हो जाएगा ऋग्वेद और सबसे नवीनतम यानी सबसे बाद का वेद कौन सा हो जाएगा? अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद, सबसे नया वेद अथर्ववेद। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है? तो ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है। क्वेश्चन पूछिए ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है? तो टोटल हो जाएगा, मंडलों की संख्या ऋग्वेद में 10 है और ऋग्वेद में कुल सूक्तों की संख्या कितनी है? था 1028। क्वेश्चन पूछे कि ऋग्वेद में कुल सूक्तों की संख्या कितनी है? तो 1028 मतलब 1028 और मंडलों की संख्या पूछे तो 10 हो जाएगा। गायत्री मंत्र, गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में किया गया है? गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के 3रे मंडल में उल्लेख किया गया है गायत्री मंत्र का। क्वेश्चन पूछे गायत्री मंत्र किसको समर्पित है? गायत्री मंत्र किसको समर्पित है? तो गायत्री मंत्र सूर्य देवता यानी सावित्री को समर्पित है। गायत्री मंत्र किसको समर्पित है? तो सूर्य देवता यानी सावित्री को समर्पित है। ऋग्वेद के कौन से मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है? तो 3रे मंडल में। गायत्री मंत्र का लेखक कौन है? गायत्री मंत्र को कौन लिखे हैं? तो विश्वामित्र। गायत्री मंत्र का लेखक कौन है? तो विश्वामित्र गायत्री मंत्र के लेखक है। ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन ऐसा है कि सोम देवता का उल्लेख ऋग्वेद के कौन से मंडल में किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 9वें मंडल में सोम देवता के बारे में उल्लेख किया गया है। पुरुष सूक्त के बारे में ऋग्वेद के कौन से मंडल में बताया गया है? पुरुष सूक्त के बारे में, तो पुरुष सूक्त के बारे में ऋग्वेद के 10वें मंडल में बताया गया है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये पुरुष सूक्त है। पुरुष सूक्त के बारे में 10वें मंडल ऋग्वेद के 10वें मंडल में बताया गया है। नेक्स्ट देखते हैं यजुर्वेद। यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जो गद और पद दोनों में है। गद और पद दोनों में कौन सा वेद है? तो यजुर्वेद। क्वेश्चन आता है, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन ऐसा वेद है जो गद और पद दोनों में है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यजुर्वेद। यजुर्वेद में यज्ञों के नियम तथा विधि विधान का उल्लेख है। यजुर्वेद में किसका उल्लेख है? तो यज्ञों के नियम, यज्ञ करने के नियम और उसके विधि विधान के बारे में उल्लेख है। कौन ऐसा वेद है जो गद और पद दोनों में है? यजुर्वेद। नेक्स्ट देखते हैं सामवेद। भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है कि भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है? कौन से वेद को कहा जाता है भारतीय संगीत का जनक? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सामवेद। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं जाडूटोना रोग निवारण औषधियों के बारे में किस वेद में बताया गया है या किस वेद में वर्णन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अथर्ववेद। अथर्ववेद में जाडूटोना रोग निवारण औषधियों के बारे में वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52। वेदांगों की संख्या कितनी है? तो वेदांगों की संख्या 6 है। कितनी है वेदांगों की संख्या? तो वेदांगों की संख्या 6 है। कौन कौन से? तो शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद। टोटल 6 वेदांग है। वेदांगों की संख्या टोटल 6 है। कौन कौन से? तो शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद। वेदों को भली भांति समझने के लिए वेदांग की रचना की गई। वेदांग की रचना क्यों की गई है? तो वेदों को भली भांति समझने के लिए वेदांग की रचना की गई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53। अरबों ने सिंध पर कब आक्रमण किया था? अरबों ने सिंध पर कब आक्रमण किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 712 ईस्वी में अरबों ने सिंध पर आक्रमण किया था। मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने भारत पर पहला आक्रमण किया था। किसके नेतृत्व में अरबों ने भारत पर आक्रमण किया था? तो मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने भारत पर आक्रमण किया था।
अरबों ने सिंध पर 712 ईस्वी में विजय प्राप्त की। कब विजय प्राप्त की सिंध पर अरबों ने? तो 712 ईस्वी में। अरब आक्रमण के समय सिंध का शासक कौन था? अरब आक्रमण के समय सिंध का शासक कौन था? तो दाहिर था। दाहिर अरब आक्रमण के समय सिंध का शासक था। भारत पर अरब वासियों के आक्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या था? क्वेश्चन आया है कि भारत पर अरब वासियों के आक्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा धन दौलत लूटना तथा इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना। धन दौलत लूटना तथा इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना भारत पर अरब वासियों के आक्रमण का मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। महमूद गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण की? महमूद गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया है? तो ये 17 बार। महमूद गजनी भारत पर 17 बार आक्रमण किया है। कितना बार आक्रमण किया है? तो 17 बार। महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। महमूद गजनी 27 वर्ष की अवस्था में 1908 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। कब 998 ईस्वी में। 998 ईस्वी में बैठा 27 वर्ष की अवस्था में महमूद गजनी। बगदाद के खलीफा अल आदिल बिल्ला ने महमूद गजनवी को पदों की मान्यता प्रदान करते हुए उसे यामीन उद्दौला और यामीन उद्दौला की उपाधि दी थी। किसने दी थी? तो बगदाद के खलीफा अल आदिल बिल्ला ने दी थी। किसको दी थी? तो महमूद गजनी को दी थी यामीन उद्दौला और यामीन उल मिल्ला की उपाधि। महमूद गजनी का सबसे चर्चित आक्रमण कौन सा था? महमूद गजनी का सबसे चर्चित आक्रमण कौन सा था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर यानी सोमनाथ मंदिर सौराष्ट्र पर किया था। महमूद गजनी का सबसे चर्चित आक्रमण कौन सा था? तो सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। तो महमूद गजनी का सबसे चर्चित आक्रमण था। कब किया था? तो 1025 में सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनी ने आक्रमण किया था, जो उसका सबसे चर्चित आक्रमण था। सोमनाथ मंदिर कहाँ पे है? तो सौराष्ट्र गुजरात में। महमूद गजनी का अंतिम बार आक्रमण 1027 ईस्वी में हुआ था। महमूद गजनी का अंतिम आक्रमण कब किया? अपना अंतिम आक्रमण भारत पर कब किया? तो 1027 ईस्वी में महमूद गजनी ने भारत पर अंतिम बार आक्रमण किया 1027 ईस्वी में। महमूद गजनी की मृत्यु कब हुई थी? तो 1030 ईस्वी में महमूद गजनी की मृत्यु हुई थी। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है ये, बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाएगा कि सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था? सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महमूद गजनी सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा था? वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 17 मई 1458 ईस्वी को। वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 17 मई 1458 ईस्वी को वास्को डी गामा भारत पहुंचा था। इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं कि वास्को डी गामा 17 मई 1458 ईस्वी को भारत के पश्चिमी तट, भारत के कहाँ पे? तो भारत के पश्चिमी तट स्थित कालीकट बंदरगाह, किस बंदरगाह पर? तो कालीकट बंदरगाह पहुंचकर भारत और यूरोप के बीच समुद्री मार्ग की खोज की। वास्को डी गामा 17 मई 1458 ईस्वी को भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पहुंचकर भारत और यूरोप के बीच समुद्री मार्ग की खोज की। भारत और यूरोप के बीच समुद्री मार्ग की खोज किसने की? तो वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो 17 मई 1458 ईस्वी को। कहाँ पे आया था? तो भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पर सबसे पहले आया था वास्को डी गामा भारत में। वास्को डी गामा को भारतीय व्यापारिक अब्दुल मजीद ने सहयोग किया था।
वास्को डिगामा को कौन से भारतीय व्यापारी ने इनका सहयोग दिया था, इनका सहयोग किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अब्दुल मजीद ने वास्को डिगामा को सहयोग किया था। किसने किया था सहयोग? तो अब्दुल मजीद ने। वास्को डिगामा कहाँ का था? तो वास्को डिगामा एक पुर्तगाली था। वास्को डिगामा कौन सा था? तो किस देश का था? तो पुर्तगाली था। वास्को डिगामा पुर्तगाली था जो 17 मई 1400 यानी 1458 ईस्वी को भारत आया था। भारत आने वाला प्रथम यूरोपियन देश कौन हो गया? तो पुर्तगाली। सबसे पहले भारत कौन आए थे? तो पुर्तगाली आए थे, उसके बाद डच आए थे, उसके बाद अंग्रेज आए थे। तो सबसे पहले पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि सबसे पहले भारत आने वाले यूरोपियन देश कौन सा है? तो पुर्तगाली। सबसे पहले पुर्तगाली भारत आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन था? सबसे पहले तो पुर्तगाली आए, वास्को डिगामा पुर्तगाली था, तो सबसे पहले भारत आने वाले यूरोपियन देश कौन सा हो जाएगा? तो पुर्तगाली हो जाएगा। अब पुर्तगाली जब आया तो उसका प्रथम वायसराय कौन बना? भारत में पुर्तगालियों का प्रथम वायसराय कौन बना? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रांसिस्को द अल्मेडा। फ्रांसिस्को द अल्मेडा भारत के प्रथम पुर्तगाली वायसराय फ्रांसिस्को द अल्मेडा 1505 ईस्वी में बना। भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय फ्रांसिस्को द अल्मेडा। प्रथम पुर्तगाली वायसराय पूछे तो फ्रांसिस्को द अल्मेडा कब बना था? तो 1505 ईस्वी में भारत में पुर्तगाली वायसराय बना था। नेक्स्ट देखते हैं, 1509 ईस्वी में अल्फांसो द अल्बुकर्क भारत में पुर्तगालियों का वायसराय बना। 1509 ईस्वी में दूसरा पुर्तगाली वायसराय बना, जिसका नाम क्या था? तो अल्फांसो द अल्बुकर्क 1500 ईस्वी में पुर्तगालियों का वायसराय बना भारत में। क्वेश्चन आता है कि बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीता था। किसने जीता था 1510 ईस्वी में? तो ये हो जाएगा अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीता था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 56 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फ्रांसिस्को द अल्मेडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बना था। फ्रांसिस्को द अल्मेडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ खोली थी? पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ खोली थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोचीन। सबसे पहले भारत आने वाले पुर्तगालियों का फ्रांसिस्को द अल्मेडा। पुर्तगालियों का प्रथम वायसराय कौन बना 1505 ईस्वी में? तो फ्रांसिस्को द अल्मेडा। पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ खोली? तो कोचीन में। इतने इंपोर्टेंट पुर्तगालियों से रिलेटेड इतना इंपोर्टेंट क्वेश्चन आता है। बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से गोवा को किसने जीता था? तो बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से गोवा को किसने जीता था? तो फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क। कब जीता था? तो 1910 नहीं होगा, यहाँ पे 1510 में। फ्रांसिस्को डी अल्मुडा ने 1510 ईस्वी में, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, 1510 ईस्वी में बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीता था। अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीता था। तब पुर्तगालियों की पहली व्यापारिक कोठी कहाँ खोली गई थी? तो कोचीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 58। 1897 ईस्वी की क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 1897 ईस्वी की क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 मई 1857 ईस्वी में मेरठ से। कहाँ से स्टार्ट हुई थी? तो मेरठ से स्टार्ट हुई थी 1897 ईस्वी की क्रांति। कब हुई थी? तो 10 मई 1897 के। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछता है डेट। 10 मई कब स्टार्ट हुई थी? तो 10 मई से। कब हुई थी? तो 10 मई से। कहाँ से स्टार्ट हुई थी? तो मेरठ से। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग रट जाइए, जीवन में इसको आप लोग रट जाइए कि 1897 क्रांति कब स्टार्ट हुई थी, एग्जैक्टली डेट पूछता है। इसका करेक्ट हो जाएगा 10 मई। 10 मई को स्टार्ट हुई थी। 10 मई को स्टार्ट हुई थी 1897 क्रांति। कहाँ से स्टार्ट हुई थी? तो मेरठ से। इसको आप लोग देख लीजिए, बहुत बार क्वेश्चन आया, अभी भी आई, हर एग्जाम में आपको कहीं ना कहीं इसको देखने को मिल ही जाएगा कि 1897 क्रांति कहाँ से स्टार्ट हुई थी? तो मेरठ से हुई थी। कब हुई थी? तो 10 मई को हुई थी। 10 मई को हुई थी। इसके डिस्क्रिप्शन देखते हैं कि 1857 ईस्वी की क्रांति का तत्कालिक कारण आता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 1897 के रिलेटेड कुछ ना कुछ, कोई ना क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में 1897 से रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिल ही जाएगा। तो 1897 ईस्वी क्रांति के बारे में आप लोग डिटेल पढ़ लीजिएगा, क्या कि हर एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन 1897 क्रांति से रहता ही है।
ये रहता ही है हर एग्जाम में, तो इसको आप लोग खूब अच्छे से डिटेल में पढ़िएगा। तो 1857 ईस्वी की क्रांति का तत्कालीकरण का अगर पूछे कि 1897 ईस्वी का तत्कालीकरण कौन सा था, तो चर्बी वाला कारतूस इसका तत्कालिक कारण था 1897 ईस्वी का क्रांति का। 19 मार्च 1857 ईस्वी को मंगल पांडे नामक एक सैनिक ने बैरकपुर में गाय की चर्बी वाले कारतूस को मुंह से काटने से मना कर दिया। फलस्वरूप उसे गिरफ्तारी कर 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को फांसी दे दी गई। 19 मार्च 1857 ईस्वी को मंगल पांडे नामक एक सैनिक ने बैरकपुर में गाय की चर्बी मिले कारतूस को मुंह से काटने से मना कर दिया। फलस्वरूप उसे गिरफ्तारी कर 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को फांसी दे दी गई। तो तत्कालिक कारण पूछे तो चर्बी वाला कारतूस कब स्टार्ट हुआ था, तो 10 मई को। कहां से स्टार्ट हुआ था, तो मेरठ से। 1897 ईस्वी क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 ईस्वी के क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ये हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। 1897 ईस्वी की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल था। अगर ये पूछे कि 1897 ईस्वी क्रांति के समय इंग्लैंड की प्रधानमंत्री कौन थी, तो पॉमस्टेन इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थी 1897 ईस्वी की क्रांति के समय। 1897 ईस्वी क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग। 1897 ईस्वी क्रांति कब स्टार्ट हुई थी, तो 10 मई को। कहां से हुई थी, तो मेरठ से हुई थी। 1897 ईस्वी के तत्कालिक कारण क्या था, तो चर्बी वाला कारतूस। हो गया। नेक्स्ट चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 59। भारत का क्षेत्रफल कितना है? भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर है भारत का क्षेत्रफल। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो 7वां स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। 2.42% है भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का, जबकि भारत की जनसंख्या संपूर्ण विश्व की जनसंख्या का 17.5% है। 17.5% भारत की जनसंख्या संपूर्ण विश्व की जनसंख्या का है। और एरिया वाइज पूछे, एरिया कितना है भारत में पूरे विश्व में की अपेक्षा, तो 2.42%। और जनसंख्या कितना निवास करती है भारत में पूरे वर्ल्ड की अपेक्षा, तो 17.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 यानी 60 नंबर। भारत के उत्तर से दक्षिण के बीच की दूरी कितनी है? भारत के उत्तर से दक्षिण के बीच की दूरी कितनी है, तो 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर है। यहाँ देखिए मैप में देख लीजिए इसको। ये यहाँ गुजरात से लेकर यहाँ हमको पूछ के आ रहा है कि पूछ रहा है कि नॉर्थ से उत्तर से दक्षिण के बीच, मतलब यहाँ कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कितनी डिस्टेंस है, तो ये डिस्टेंस मेरा यहाँ पे हो जाएगा 3214 किलोमीटर। 3214 किलोमीटर। ऊपर नॉर्थ से लेकर यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी डिस्टेंस है, तो ये हो जाएगा 3214 किलोमीटर। अगर ये पूछे कि ईस्ट यानी पूर्व से पश्चिम के बीच, भारत की पूर्व से पश्चिम की दूरी कितनी है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 29-33 किलोमीटर। 29-33 किलोमीटर ये हो जाएगा मेरा। ये हो जाएगा पूर्व से पश्चिम कितनी दूरी है भारत की, तो ये हो जाएगा 2933 किलोमीटर। अगर ये पूछे कि नॉर्थ टू साउथ यानी उत्तर से दक्षिण की दूरी कितनी है, तो ये हो जाएगा 32,214 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 61। भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो भारत का अक्षांशीय विस्तार मुख्य भूमिका, यह है मुख्य भूमिका। भारत का अक्षांशीय विस्तार मुख्य भूमिका यानी मुख्य भूमिका कितना है, तो ये हो जाएगा 8 डिग्री 4 सेकेंड से लेकर 37 डिग्री 6 सेकेंड उत्तरी अक्षांश। भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है,
तो 8 डिग्री 4 सेकंड से लेकर 37 डिग्री 6 सेकंड नॉर्थ, ये भारत का अक्षांशीय विस्तार है। तो इसको हम डिटेल में देख लेते हैं कि मुख्य भूमि का अक्षांशीय यानी लेटीट्यूड इसको बोलते हैं। अक्षांश को हम लोग क्या बोलते हैं? लेटीट्यूड। लेटीट्यूड विस्तार मतलब इसका लेटीट्यूड कितना है भारत के मुख्य भूमि का? तो 8 डिग्री 4 सेकंड लेकर 37 डिग्री 6 सेकंड तक। अगर संपूर्ण भारत को पूछे, संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार, संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार देखिए यहाँ पे, संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार पूछे तो ये देखिए, ये मुख्य भूमि हो गया मेरा। यहाँ पे मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार क्या है? 8 डिग्री 4 सेकंड नॉर्थ से लेकर नॉर्थ से स्टार्ट है और ऊपर जाएगा 37 डिग्री, ऊपर 37 यहाँ पर गया। ये अगर मुख्य भूमि पूछे। अगर संपूर्ण भारत का पूछे तो यहाँ पर हो जाएगा इंदिरा पॉइंट, ये मेरा कन्याकुमारी है। ये पूछे कि सबसे सुदूर दक्षिणतम पॉइंट, मुख्य भूमि का दक्षिणतम पॉइंट सबसे कौन सा है? तो ये हो जाएगा कन्याकुमारी। कन्याकुमारी यहाँ पे है जो सबसे दक्षिणतम पॉइंट है मुख्य भूमि का। अगर पूछे कि सुदूर दक्षिणतम पॉइंट क्या हो जाएगा भारत का, तो ये हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट इसका देखिए अक्षांश कितना है? तो 6.4, 6 डिग्री 4 सेकेंड। ये संपूर्ण भारत का अक्षांश यहाँ से स्टार्ट होता है। और मुख्य भूमि के पूछे थे 8.4। और ऊपर देखिए, ऊपर कहाँ तक जाता है? ऊपर कहाँ तक जाता है? तो ऊपर देखिए यहाँ पे 37 डिग्री, ये हो गया यहाँ तक 37 डिग्री 6 सेकेंड, 37 डिग्री 6 सेकेंड तक जाता है। ये मेरा अक्षांशीय विस्तार है। 8 डिग्री 4 सेकेंड ये मुख्य भूमि से पूछे तो। अगर संपूर्ण भूमि पूछे तो 6 डिग्री 4 सेकेंड, संपूर्ण 6 डिग्री 4 सेकेंड। और मुख्य भूमि से पूछे तो 8 डिग्री 4 सेकेंड। अगर उसी तरह देशांतर का पूछे, देशांतर विस्तार कितना है? तो इसको हम मैप पर देख लेते हैं कि देशांतर विस्तार कितना है इसका। यहाँ देखिए देशांतर विस्तार, ये देशांतर लाइन है, तो ये दिखाई दे रहा है। तो ये हो रहा है 68 डिग्री 7 सेकेंड से लेकर, ये क्या है मेरा? अक्षांशीय ईस्ट है। ईस्ट से लेकर कहाँ तक है? तो देशांतर देखते हैं, ये 97.25 डिग्री ईस्ट, 97 डिग्री 25 सेकेंड, 25 सेकेंड ईस्ट। ये क्या है मेरा? 68 मतलब 68 डिग्री 7 सेकेंड से लेकर 97 डिग्री 25 सेकेंड तक, ये मेरा ईस्ट, 25 सेकेंड ईस्ट। ये क्या है मेरा? देशांतर विस्तार है। क्या है? तो देशांतर विस्तार है। तो वही ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि भारत का देशांतर यानी लॉन्गिट्यूड विस्तार कितना है? तो 68 डिग्री 7 सेकेंड से लेकर 97 डिग्री 25 सेकेंड ईस्ट तक विस्तार है। 68 डिग्री 7 सेकेंड ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 सेकेंड ईस्ट तक भारत का देशांतर यानी लॉन्गिट्यूड विस्तार है। क्वेश्चन ये पूछे कि दो अक्षांश यानी दो लेटीट्यूड के मध्य की दूरी कितनी होती है? लेटीट्यूड क्या होता है? अगर मान लो ये मेरा ग्लोब है, तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है इसको हम क्या बोलते हैं? लेटीट्यूड। और जो ये वर्टिकल लाइन होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग लॉन्गिट्यूड बोलते हैं, यानी देशांतर रेखा बोलते हैं। आइए जो हॉरिजॉन्टल को हम लोग बोलते हैं अक्षांशीय रेखा। और जो मिडिल से जाते हैं इसको, जो ग्लोब को दो भागों में काटती है, तो ऊपर वालों को बोलते हैं हम उत्तरी गोलार्ध, नीचे वालों को हम बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। तो ये जो मेन लाइन होता है जो डिवाइड करता है दो भागों में, इसको हम लोग विषुवत रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? विषुवत रेखा बोलते हैं। चलो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो ये 111 दो अक्षांश यानी दो लेटीट्यूड के बीच की दूरी कितनी है? तो 111 किलोमीटर। टोटल लेटीट्यूड की संख्या कितनी हो जाएगी तो ग्लोब पे? तो 179 हो जाएगी, 179 हो जाएगी। ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर बढ़ने से ध्रुव क्या हो जाएगा? ये ध्रुव हो जाएगा। मतलब ये ग्लोब है तो ये मेरा ध्रुव है, ये ध्रुव यानी पोल हो जाएगा। अब विषुवत रेखा ये जो डिवाइड करती है इक्वल पार्ट में, तो इधर से इधर आने पर, इधर से ध्रुव से विषुवत रेखा पर आने पर देशांतर के बीच की दूरी बढ़ती है। देशांतर के बीच की दूरी क्या हो जाती है? तो बढ़ जाती है। ओके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है?
तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से राज्य से होकर गुजरती है? तो गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल। इसका एक ट्रिक है, गमछा झार मित्र पर, गमछा झार मित्र पर, गमछा झार मित्र पर, ये ट्रिक है, कर्क रेखा का याद करने का ट्रिक है। तो ये ग से हो जाएगा गुजरात, एम से हो जाएगा मध्य प्रदेश, छ से हो जाएगा छत्तीसगढ़, झ से हो जाएगा झारखंड, र से हो जाएगा राजस्थान, मी से हो जाएगा मिजोरम, ती से हो जाएगा त्रिपुरा, गमछा झार मित्र पर से हो जाएगा पश्चिम बंगाल। गमछा झार मित्र पर ये ट्रिक है कर्क रेखा याद करने के लिए। भारत में कर्क रेखा कितने राज्य से होकर गुजरती है? तो इसका ट्रिक हो जाएगा गमछा झार मित्र पर गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कहा जाता है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कहा जाता है। कितना कहा जाता है? तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है। मान लेते ये ग्लोब है, ये विषुवत रेखा है, तो यहाँ पे 0 डिग्री हो जाएगा, इधर हो जाएगा नॉर्थ हो जाएगा, ये हो जाएगा साउथ हो जाएगा। तो 23.5 डिग्री, यहाँ से 23.5 डिग्री जाएंगे, मान लो यहाँ 23.5 डिग्री गए यहाँ पे, तो ये 23.5 डिग्री ये जा रहा है, ये जा रहा है 23.5 डिग्री नॉर्थ यानी उत्तरी। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या कहता है? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कर्क रेखा बोलते हैं, कर्क रेखा बोलते हैं। और 23.5 डिग्री इधर नीचे वाला को, ये 23.5 डिग्री, ये मान लो 23.5 डिग्री नॉर्थ है, साउथ है, तो 23.5 डिग्री साउथ यानी मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को कहा जाता है। उत्तरी अक्षांश को यहाँ से विषुवत रेखा हो जाएगा जो 0 है, इससे अगर जाएगा ऊपर 23.5 डिग्री तो ये कर्क रेखा बोलेगा, और नीचे आएंगे तो ये क्या बोलेगा? मेरा मकर रेखा बोलेगा। 23.5 डिग्री साउथ को हम लोग बोलते हैं मकर रेखा, और 23.5 डिग्री नॉर्थ को हम लोग क्या बोलते हैं? नॉर्थ अक्षांश को क्या बोलते हैं? तो कर्क रेखा बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कर्क संक्रांति। कर्क संक्रांति, कर्क संक्रांति किसे बोलते हैं? तो 21 जून को, कब? तो 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत पड़ता है। कर्क रेखा क्या है? 23.5 डिग्री नॉर्थ को हम कर्क रेखा बोलते हैं, मकर रेखा 23.5 डिग्री साउथ को हम मकर रेखा बोलते हैं। तो 21 जून को कर्क रेखा पर सूर्य लंबवत होता है। क्या होता है? तो सूर्य लंबवत होता है, इसी को कर्क संक्रांति कहते हैं, कर्क संक्रांति बोलते हैं। 21 जून को सूर्य जब कर्क रेखा पर लंबवत होता है उसको हम कर्क संक्रांति कहते हैं। इसी दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो जब कर्क रेखा पर सूर्य लंबवत पड़ता है। कब पड़ता है? तो 21 जून को पड़ता है, और 21 जून को ही उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा तो दक्षिणी गोलार्ध में, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होगा। क्वेश्चन पूछे कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो 21 जून को। अगर ये पूछे कि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? तो 21 जून को। मकर संक्रांति, मकर संक्रांति क्या होता है? 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत होता है, यानी परपेंडिकुलर होता है। लंबवत में यानी परपेंडिकुलर होता है। मकर रेखा पर 22 दिसंबर को सूर्य परपेंडिकुलर होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो मकर संक्रांति कहते हैं। इसी दिन दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होगा? तो 22 दिसंबर को। और जब दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होगा। तो 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है, सबसे बड़ा दिन होता है, तो उत्तरी गोलार्ध में 22 दिसंबर को ही सबसे छोटा दिन होगा। देखिए 21 मार्च और 23 सितंबर, 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत यानी परपेंडिकुलर पड़ता है। 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य यानी सन विषुवत रेखा पर लंबवत यानी परपेंडिकुलर पड़ता है। इसी दिन संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होता है। संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात कब बराबर होता है? 21 मार्च और 23 सितंबर को संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। संविधान सभा का निर्माण कब हुआ था? तो संविधान सभा का निर्माण जुलाई 1946 में हुआ था। संविधान सभा का निर्माण जुलाई 1946 में हुआ था। कैबिनेट मिशन के आधार पर भारतीय संविधान, कैबिनेट मिशन के आधार पर भारतीय संविधान के निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो जुलाई 1946 में हुआ था। कैबिनेट मिशन के आधार पर भारतीय संविधान के निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में हुआ था। कैबिनेट मिशन के सदस्य कितने थे? तो 3 सदस्य थे। कौन कौन थे? तो स्टैफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पेंथिक और एबी अलेक्जेंडर। स्टैफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पेंथिक
और एबी अलेक्जेंडर ये कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। कैबिनेट मिशन के आधार पर ही संविधान सभा का निर्माण किया गया। संविधान सभा का निर्माण क्यों किया गया है? तो भारतीय संविधान को निर्माण करने के लिए संविधान सभा का गठन किया गया। संविधान सभा का गठन कब किया गया? तो जुलाई 1946 में किया गया। संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम स्वराज पार्टी ने कब प्रस्तुत किया था? संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम स्वराज पार्टी ने कब प्रस्तुत किया था? तो 1924 ईस्वी में सर्वप्रथम संविधान सभा का विचार स्वराज पार्टी ने प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। संविधान निर्माण के लिए बनी संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के लिए बनी संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद संचालन समिति के अध्यक्ष थे। क्वेश्चन पूछे, संविधान सभा में कुछ महत्वपूर्ण समितियां गठित की गई थी संविधान निर्माण में सहायता करने के लिए, तो वे कुछ महत्वपूर्ण समिति के अध्यक्ष के बारे में हम लोग देखते हैं। तो संचालन समिति के अध्यक्ष तो हम लोग देख लिए कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे संचालन समिति के अध्यक्ष। क्वेश्चन पूछे, संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे या संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे या संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष पूछे तो दोनों का करेक्ट आंसर होगा मेरा पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघीय संविधान समिति या संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष पूछे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष पूछे तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो झंडा समिति के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। जेबी कृपलानी झंडा समिति के अध्यक्ष थे। मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष कौन थे? मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक संबंधित परामर्श समिति के अध्यक्ष थे। तो यहाँ हम लोग का ये समिति से कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिया गया था, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपने नोट्स में लिख ले। ये कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल जाएगा किसी ना किसी एग्जाम में। ये बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65। कौन सी देशी रियासत संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुई थी? कौन सी देशी रियासत संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हैदराबाद संविधान सभा निर्माण में सम्मिलित नहीं हुई थी। संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुई थी। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? संविधान सभा का जो सीट का आवंटन हुआ था उसमें महिला सदस्यों को कितना सदस्य थे? तो संविधान सभा में टोटल महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। संविधान सभा में 15 महिला सदस्य थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67 यानी 67 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक है। ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक क्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कैंडेला। कैंडेला ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक है। एसआई से रिलेटेड कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिख लेते हैं। जैसे प्रकाश वर्ष पूछा है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये VVI क्वेश्चन है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। एक प्रकाश वर्ष कितना होता है? एक प्रकाश वर्ष कितना मीटर के बराबर होता है? तो 9.46 गुने 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। और किलोमीटर में पूछे तो 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर होता है। 1 प्रकाश वर्ष इज इक्वल टू 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर या 10⁻12 किलोमीटर होता है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? तो दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? तो पार्सेक दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। 1 पार्सेक इज इक्वल टू 3.26, ये है गलत मिसप्रिंट हो गया है। 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। 1 पार्सेक 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है या 1 पार्सेक 3.08 गुने 10⁻16 यानी 16 मीटर होता है। 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर के बराबर होता है 1 पार्सेक। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पार्सेक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऊर्जा कौन सी राशि है यानी एनर्जी? ऊर्जा यानी एनर्जी कौन सी राशि यानी कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी का सदिश या अदिश राशि होता है। तो ऊर्जा कौन सी राशि है? तो ऊर्जा एक सदिश राशि है। ऊर्जा कौन सी राशि है? तो सदिश राशि है। ये सदिश में कुछ देख ले, एसआई यूनिट वाला कुछ छूट गया है। एसआई यूनिट वाला ताप का एसआई यूनिट क्या होता है? तो ताप का एनर्जी यानी टेम्परेचर का एसआई यूनिट क्या होता है? तो केल्विन। बल का एसआई यूनिट क्या होता है? तो न्यूटन।
बल का ऐसा यूनिट क्या होता है, तो न्यूटन। बल यानी फोर्स का 1 न्यूटन इज इक्वल क्या होता है, 10⁵ डाइन। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन। कार्य का ऐसा यूनिट क्या होता है, तो जूल। कार्य का ऐसा यूनिट क्या होता है, तो जूल। 1 जूल इज इक्वल टू 10⁷ अर्ग। 1 जूल इज इक्वल टू 10⁷ अर्ग होता है। चलिए देखते हैं ऊर्जा। फिर क्या पूछा था, एनर्जी। एनर्जी क्या है, तो एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है, यानी सदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है। एनर्जी क्या है, पूछा है कि ऊर्जा कौन सा क्वांटिटी है, यानी कौन सी राशि है, तो एक अदिश राशि है, यानी स्केलर क्वांटिटी है ऊर्जा। कुछ अदिश यानी स्केलर क्वांटिटी का एग्जांपल देख लेते हैं कि द्रव्यमान हो गया, चाल हो गया, आयतन, कार्य, समय, ऊर्जा, विद्युत धारा, ताप और दाब। द्रव्यमान यानी मास, चाल यानी स्पीड, आयतन यानी वॉल्यूम, कार्य यानी वर्क, समय यानी टाइम, ऊर्जा यानी एनर्जी, विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट, ताप यानी टेम्परेचर, दाब यानी प्रेशर। ये सभी क्या है मेरे, ये सभी है अदिश राशि यानी स्केलर क्वांटिटी है। ये मेरा क्या हो जाएगा, अदिश राशि। तो ऊर्जा कौन सी राशि है, तो अदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 69 यानी क्वेश्चन नंबर 69। बल कौन सी राशि है, तो बल सदिश राशि है। सदिश यानी ये हो जाएगा वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है। बल कौन सी राशि है, तो बल बल सदिश राशि है, यानी वेक्टर क्वांटिटी। इसको क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं सदिश राशि को हम लोग वेक्टर क्वांटिटी। वेग हो गया, विस्थापन हो गया, बल हो गया, त्वरण हो गया, ये सभी क्या है, ये सभी मेरे वेक्टर क्वांटिटी है, यानी सदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बल की परिभाषा न्यूटन के किस नियम से प्राप्त होती है। मिलती है बल की परिभाषा, यानी बल यानी फोर्स। फोर्स की परिभाषा, बल की परिभाषा न्यूटन के किस नियम से मिलती है, तो इसका क्वेश्चन हो जाएगा न्यूटन के प्रथम नियम से बल की परिभाषा मिलती है। प्रथम नियम, न्यूटन का प्रथम नियम क्या है, न्यूटन का प्रथम नियम है, यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही रहेगी, या यदि वह एक समान चाल से सीधी रेखा में चल रही है तो वैसे ही चलती रहेगी जब तक कि उसमें कोई बाह्य बल न लगाए। कहने का मतलब है कि कोई वस्तु विराम अवस्था में तो वह विराम अवस्था में ही रहेगी, या कोई वस्तु सीधी रेखा में गमन कर रही है यानी चल रही है वो तो चलती ही रहेगी जब तक कि उसमें कोई बाह्य बल यानी एक्सटर्नल बल यानी एक्सटर्नल फोर्स न लगाया जाए। जब तक कि वो वस्तु विराम अवस्था में रुकी हुई है तो रुकी ही रहेगी, चल रही है तो चलती ही रहेगी। ये न्यूटन का फर्स्ट नियम है, यानी फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन है। क्या है फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन, ये है कि अगर कोई वस्तु सीधी रेखा में गमन कर रही है यानी चल रही है तो चलती ही रहेगी, या कोई वस्तु रुकी हुई है विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल यानी एक्सटर्नल फोर्स न लगाया जाए। ये न्यूटन का फर्स्ट नियम है। न्यूटन का फर्स्ट नियम से ही बल की परिभाषा मिलती है। न्यूटन के प्रथम नियम को गैलीलियो का नियम को ही हम लोग न्यूटन का प्रथम नियम और जड़त्व का नियम भी कहते हैं। न्यूटन के प्रथम नियम को गैलीलियो का नियम या जड़त्व के नियम भी कहते हैं। न्यूटन के प्रथम नियम को गैलीलियो का नियम या जड़त्व के नियम भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 71। मधुमक्खी पालन के अध्ययन को क्या कहा जाता है। मधुमक्खी पालन के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो एपीकल्चर। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन को कहा जाता है। अगर क्वेश्चन पूछे रेशम कीट पालन के अध्ययन को क्या कहा जाता है, रेशम कीट पालन के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो सेरिकल्चर। रेशम पालन को सेरिकल्चर। मत्स्य पालन क्या कहा जाता है, तो पीसीकल्चर। मत्स्य पालन को पीसीकल्चर, रेशम पालन को सेरिकल्चर और मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहा जाता है। तो इसका कैसे हो जाएगा, एपीकल्चर। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका कैसे हो जाएगा, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगर क्वेश्चन पूछेगा राष्ट्रीय हिंदी दिवस यानी हिंदी दिवस मनाया जाता है इंडिया में, अपने हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो 14 सितंबर को। 14 सितंबर को मनाया जाता है हिंदी दिवस। और विश्व में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो 10 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 73। भारत की प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष कौन थी। कौन बनी थी भारत की प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष, तो ये बनी थी एनी बेसेंट। एनी बेसेंट भारत की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी। एनी बेसेंट 1917 में कब बनी थी, तो 1917 में कोलकाता अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्ष चुनी गई थी। एनी बेसेंट जो भारत की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी कांग्रेस की। और क्वेश्चन ये पूछे कि भारत की प्रथम भारतीय महिला कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाली प्रथम भारतीय महिला, कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली प्रथम
प्रथम महिला पूछे तो एनी परसेंट हो जाएगा। आप प्रथम भारतीय महिला पूछे तो उसका कैरेक्टर हो जाएगा सरोजिनी नायडू। भारत की प्रथम भारतीय महिला जो कांग्रेस की अध्यक्ष चुनी गई, उनका नाम क्या था? तो सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू भारत की प्रथम राज्यपाल भी बनी थी। और भारत की प्रथम सीएम क्या थी, मतलब मुख्यमंत्री कौन थे? इसका आंसर आप कमेंट बताएं, कमेंट कर बताएं कि भारत के प्रथम महिला सीएम कौन थी और किस राज्य की बनी थी। पहला प्रथम मुख्यमंत्री कौन थी और किस राज्य में बनी थी, इसका चाहते हम लोग वीडियो। प्रथम सीएम माने प्रथम मुख्यमंत्री कौन थी, इसको इस क्वेश्चन को हम लोग पिछले वीडियो में देखे हैं। तो इसका आप लोग आंसर कमेंट कर बताएं कि प्रथम सीएम यानी मुख्यमंत्री किस राज्य की थी और उनका नाम क्या था। चलिए देखते हैं कि प्रथम भारतीय महिला जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू कब बनी थी? तो 1925 में कानपुर अधिवेशन में अध्यक्ष चुनी गई थी। 1925 में कानपुर अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष चुनी गई थी, जो भारत की प्रथम भारतीय महिला थी, जो कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो गया? क्वेश्चन नंबर 74। जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी, बायोलॉजी के फादर ऑफ बायोलॉजी किसे बोला जाता है? तो अरस्तु को। जीव विज्ञान के जनक यानी फादर ऑफ बायोलॉजी किसे बोला जाता है? तो अरस्तु को। फादर ऑफ बायोलॉजी या फादर ऑफ जंतु विज्ञान है, फादर ऑफ एनिमल। जीव विज्ञान या जंतु विज्ञान का जनक कौन है? तो अरस्तु है। आधुनिक आधुनिक यानी मॉडर्न वर्गीकरण, मॉडर्न क्लासिफिकेशन का पिता किसे कहा जाता है? तो लिनियस को कहा जाता है। आधुनिक वर्गीकरण यानी मॉडर्न क्लासिफिकेशन का फादर ऑफ मॉडर्न क्लासिफिकेशन यानी आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? तो लिनियस को कहा जाता है। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले, जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी का प्रयोग सबसे पहले, बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो लैमार्क। किसने किया? तो लैमार्क और ट्रेविलेनस नामक वैज्ञानिक ने 1801 ईस्वी में किया था। बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग लैमार्क तथा ट्रेविलेनस नामक वैज्ञानिक ने 1801 ईस्वी में प्रथम बार जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 75। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था कहाँ पे है? भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था कहाँ पे है? तो इसका कैपिटल हो जाएगा न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था है। यहाँ हम लोग का 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज कंप्लीट हो गया। आज हम लोग देखे हैं 51 से लेकर 75, टोटल 25 क्वेश्चन देखे हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट कर बताएं। जो लोग अभी तक लाइक नहीं किए प्लीज एक लाइक कर दें, और जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए नीचे दिए गए लाल बटन पर क्लिक कर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हमारे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और अपने दोस्तों में इसे शेयर भी करें, ताकि और लोगों को इस सीरीज का बेनिफिट मिल सके। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।